हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जीएमपी। जीएमपी की फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये टॉपिक जो है ये रिलेटेड है आपके शेड्यूल टी के साथ। आपका जो सिलेबस है उसमें लास्ट में इस टॉपिक का वर्णन किया गया है, जो कि मॉडर्न पार्ट ऑफ रसशास्त्र विषय कल्पना का सिलेबस है उसमें आता है। तो हम इसे शुरू करेंगे फर्स्ट विद द डेफिनेशन ऑफ जीएमपी। और इसी डेफिनेशन में हम ये भी जानेंगे कि जीएमपी की रिक्वायरमेंट क्या है, जीएमपी क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली जीएमपी जो है एक सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू हम कंसिस्टेंटली जो भी ड्रग प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कंट्रोल रखते हैं, जिससे कि हम ऐसे रिस्क को मिनिमाइज कर सकें जो कि कभी भी अंत में एलिमिनेट ना होता हो, जिसे कि हम टेस्टिंग के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट में एलिमिनेट ना कर सकें या हम उसे देख ना सकें या जान ना सकें। तो इसलिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है ये एक सेट ऑफ सिस्टम है, सेट ऑफ रूल है, जो हमें बाध्य करता है कि हमें कोई भी ड्रग प्रोडक्शन किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है। इसी की कंटिन्यूशन में कि हमें जीएमपी की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्यों लगा कि जीएमपी जो है वो हमें चाहिए। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन देख ही रहे हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है इज अ सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ अडल्ट्रेटेड एंड सबस्टैंडर्ड आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन्स। तो ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो कि सबको बाध्य करता है कि वो अच्छी मेडिसिन्स यानी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाएं, और यदि कोई अडल्ट्रेटेड, सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडेड ड्रग प्रोड्यूस करके मार्केट में लाता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी होनी चाहिए उसको भी बताता है। और इसके अंडर हम ये पढ़ते हैं कि ये जो गुड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स है ये कैसे बनेगी, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, हमें किन कंपोनेंट्स पे ध्यान देना होगा, उन सबको ध्यान में रखते हुए जीएमपी को डिज़ाइन किया गया है या इन प्रैक्टिसेस को डिज़ाइन किया गया है। तो इनकी ज़रूरत क्या पड़ी? शुरुआत में जब कोई भी बड़ी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती थी तो एशियन टाइम्स में जो रॉ मटेरियल था वो वैद्य या कोई भी प्रैक्टिशनर खुद इकट्ठा करता था हर एक एरिया से, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो चाहे वो मिनरल प्रोडक्ट हो, और उसकी क्वालिटी को एश्योर करने के बाद ही यूज़ करता था। लेकिन विद टाइम देयर इज़ अ वेरी रिसेंट और ह्यूज ग्रोथ जो हमें मिला, वो मिला डिमांड ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स में। इस ह्यूज ग्रोथ की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अब सेटल हो गई हैं, जिसकी जिसके कारण जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी शॉर्टेज भी हो रही है और उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है। तो जिसके कारण कंपनीज ने अडल्ट्रेशन और शॉर्टकट मेथड्स को ऑप्ट किया ताकि वो ज़्यादा फायदा ले सकें और सब स्टैंडर्ड सामान जो है वो मार्केट में उन्होंने लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल कम्युनिटी में सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स को लेकर एक विचार उत्पन्न हुआ कि ये ड्रग्स जैसी क्वालिटीज की होनी चाहिए, जिन स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए, ये ड्रग्स उन स्टैंडर्ड्स की नहीं बन पा रही हैं और इन्हें रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ग्लोबली हमारी ड्रग्स को एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए जीएमपी की फॉर्मेशन की और इसको इम्प्लीमेंट किया और एग्जिस्टेंस में जीएमपी आया। तो जीएमपी फॉर एएसयू ड्रग का जो वर्णन है वो रूल 155 बी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 155 बी के अंडर किया गया है, जिसमें कि शेड्यूल टी के अंडर इसे मेंशन किया गया है। तो ये जो पूरा जीएमपी है हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल टी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अंडर रूल 155 बी, जो कि
ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में आया था, लेकिन जीएमपी जो मैंडेटरी किया गया सभी यूनिट्स के लिए वो किया गया जून 23 2002 में। उसके बाद ये पूरी कंट्री में लागू लागू हुआ और शुरू में जीएमपी जो है वो 3 इयर्स का दिया जाता था। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का जो सर्टिफिकेट है वो 3 इयर्स का दिया जाता था, जो कि बाद में 5 इयर्स का कर दिया गया। इसी जीएमपी के अंडर अब सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस भी जोड़ दी गई हैं, जो कि स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रश औषधि से रिलेटेड है, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और वो GSR 157E के अंडर आती है। तो इस तरह से जीएमपी को, पहले हमने डेफिनेशन को देखा कि जीएमपी क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है या एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है जिससे कि हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अडल्ट्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को कम कर देते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ी ड्यू टू इंक्रीज डिमांड विच लीड टू अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन से ग्लोबल में एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रग्स जो है वो कम हो गया, जिसे ओवरकम करने के लिए फिर हमें जीएमपी को एग्जिस्टेंस में लाना पड़ा। नेक्स्ट इज आर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। जीएमपी को लाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारा ड्रग फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसकी ऑथेंटिकेशन हो सके, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो सके और वो फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन हो। अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, जो कि हम एसओपीज डेवलप करते हैं किसी भी ड्रग को बनाने के लिए। जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनको एडिक्वेटली रिफॉर्म करके, उनको चेंज करके अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो ड्रग इससे बनेगी, फाइनल जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमेशा एक्सेप्टेबल क्वालिटी का ही बने। और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अचीव करने के लिए जिस मेथडोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और इसी के थ्रू जब हम इसको अचीव करेंगे, जब हम इसे अचीव करते हुए हमें इसमें डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट किया जाए, जिसमें कि प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट किया जाएगा और एक मैनुअल बनाया जाएगा ताकि हम फर्दर उससे रेफरेंस ले सकें और जब इंस्पेक्शन हो तो हम उसको प्रेजेंट कर सकें। आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जीएमपी के मेन कंपोनेंट्स क्या रहते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग एरिया, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, finished goods store, rejected goods store, receiving and storing of raw material and office area। ये कंपोनेंट्स हैं जिनको कि जीएमपी बताता है किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि आपके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज बने, एक्सेप्टेबल क्वालिटी के बने और उनकी क्वालिटी जो है वो हाई रहे, ना कि सब स्टैंडर्ड हो। तो हम सेक्शन वाइज हर एक कंपोनेंट को टच करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन एरिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसमें किस तरह का एरिया होना चाहिए, फिनिश्ड गुड्स को कहाँ रखना है, किस तरह से रखना है, कैसे स्टोर करना है, रिजेक्टेड गुड स्टोर्स को किस तरह से रखा जाता है, रिसीविंग जब कोई रॉ मटेरियल फार्मेसी में आता है तो उसको किस तरह से रिसीव करना है, किस तरह से लेबल करना है, किस मटेरियल को कहाँ रखना है, और ऑफिस एरिया जो कि पूरे के सारे रिकॉर्ड हैं फार्मेसी के वो कैसे मेंटेन किए जाएंगे, उनके कौन से रजिस्टर्स होंगे, उनको कैसे अपडेट किया जाता है और कितनी बार चेकिंग के लिए भेजा जाता है। इस सब को हम स्टेप बाय स्टेप टच करते हुए आगे चलेंगे। आफ्टर कंपोनेंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है शेड्यूल टी जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक फार्मेसी। ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है पार्ट 1
जो डील करता है फैक्ट्री प्रीमिसेस के साथ और जनरल रिक्वायरमेंट जैसे ओपन स्पेसेस और कैसे स्पेसेस होने चाहिए उनके साथ। और पार्ट बी है, पार्ट बी डील करता है ड्रग्स की मशीनरीज के साथ, कौन सी मशीनरी होनी रिक्वायर्ड है, उसके लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है, और क्वालिटी टेस्टिंग जो आपकी लैब है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं मैंडेटरी हैं। तो ये दो पार्ट्स में शेड्यूल टी के अंडर जो है जीएमपी को डिवाइड किया गया है। फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंडर आप देखेंगे रिसीविंग स्टोर है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, क्वालिटी मेंटेनेंस सेक्शन है, फिनिश्ड गुड स्टोर है, ऑफिस है, रिजेक्टेड स्टोर है। इसको जो आपका जनरल रिक्वायरमेंट है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लोकेशन एंड सराउंडिंग कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, वाटर सप्लाई कैसी है, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट कैसा है, वाटर वेस्ट को जो डिस्पोज करना है वो कैसा है, आपके वर्किंग स्पेस एरियाज कैसे हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट के स्पेस एरियाज कैसे हैं। ये सब जो है ये फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंडर मेंशन किया गया है और दोनों ही ओपन स्पेस के अंडर आते हैं। जो पार्ट वन है वो भी और पार्ट टू है वो भी। इसमें अंडर कवर एंड विदाउट कवर दोनों एरियाज को डिस्कशन में लिया गया है। ये एक फ्लो चार्ट है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि किस तरह से पार्ट वन और पार्ट टू दोनों अलग अलग हिस्से हैं एक ही जीएमपी के। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट लोकेशन एंड सराउंडिंग्स। जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसमें ये पहले ही बता दिया गया है कि आपको किस जगह पे फार्मेसी अलाउड होनी चाहिए बनाना। तो वो लोकेशन कैसी होनी चाहिए, वो सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे नो ओपन सीवरेज, वहाँ कोई भी सीवरेज ओपनिंग आसपास नहीं होनी चाहिए। नो ड्रेनेज कमिंग फ्रॉम द पब्लिक एरिया एंड पब्लिक लेवेटरीज, वहाँ पे किसी भी पब्लिक एरिया से लेवेटरी की ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। नो फैक्ट्री फ्यूम, स्मोक एंड डस्ट, ये तीन मेन टॉपिक पॉइंट्स हैं जिसमें कि नो ओपन सीवेज, नो ड्रेनेज ऑफ पब्लिक एरिया एंड पब्लिक लेवेटरीज, नो फैक्ट्री फ्यूम, स्मोक एंड डस्ट शुड बी देयर। तो इसमें कहीं से भी कोई फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए आसपास, फार्मेसी के आसपास ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए जिसमें कि धुएं का या चिमनी वाला कोई काम होता हो या उससे कोई डस्ट उड़ती हो। जैसे कोई क्रशर के पास फार्मेसी नहीं होनी चाहिए, किसी भी ईंट के भट्टे के पास कोई फार्मेसी नहीं होनी चाहिए, या कोई ड्रेनेज एरिया है वहां पे फार्मेसी नहीं हो सकती है, और ना ही किसी सीवरेज एरिया के पास फार्मेसी को आप बना सकते। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है बिल्डिंग्स के बारे में। बिल्डिंग्स में हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए। वहाँ पे जो बिल्डिंग आप बनाएंगे, फार्मेसी की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग एरिया में कोई भी डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए। एडिक्वेट लाइट एंड वेंटिलेशन होनी चाहिए। नो स्पेस फॉर कॉब वेब, इंसेक्ट एंड रोडेंट, ऐसा नहीं है कि जो एरिया है वो इन्फेस्टेड हो बाय टर्माइट्स या फिर स्पाइडर्स, या फिर वहाँ पे बहुत सारे रोडेंट्स रहते हों, चूहे रहते हों या स्नेक्स हों। तो इस तरह के एरिया में फार्मेसी नहीं हो सकती है, या ऐसी बिल्डिंग नहीं हो सकती जिसमें कि ये सब चीज़ें एंटर कर सकती हों। इंटीरियर सरफेस जो है बिल्डिंग का वो हमेशा स्मूथ होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी डस्ट बीच में अटके ना। ऐसे ना हो कि आपने बहुत सारे टाइल्स लगाई हैं और टाइल्स के बीच में बहुत सारे स्पेसेस हैं, ताकि आप उसमें जब काम करोगे और उस पर पाउडर इकट्ठा होगा ड्रग्स का, तो बाद में इन्फेस्ट हो जाएगा बाय फंगस, और जिसके कारण आपकी ड्रग्स जो है वो सब स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी। तो इस तरह का प्रीमिसेस जो है आपका, जैसे फ्लोर्स हैं, वॉल्स हैं, वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, उनमें कोई बीच में क्रैक्स या जॉइंट्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह से जो प्रीमिसेस है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये एरिया जो है ये अलग अलग मेंशन्ड होने चाहिए और अलग अलग ही होने चाहिए। आपके जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो लॉजिकली प्लेस्ड होने चाहिए ताकि कोई भी कंटेमिनेशन या मिक्सिंग ना हो सके, या फिर ऐसा ना हो कि आप एक जगह वटी बना रहे हैं, वहीं पे आसम वरिष्ठ का सामान भी रखा है और वहीं पे तेल पाक भी हो रहा है। तो इक्विपमेंट्स को आप इस तरह से प्लेस नहीं कर सकते। देयर शुड बी अ लॉजिकल प्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स जिसके कारण कोई भी मिक्सअप या कोई भी ड्रग मिक्सअप ना हो। लार्ज एंड सेपरेट स्पेस जो है अवेलेबल होना चाहिए फॉर ड्राइंग, चाहे वो रॉ मटेरियल को लिए, जब रॉ मटेरियल एंटर होता है फार्मेसी में तो उसको वॉश किया जाता है, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है,
तो वो ड्राई करने के लिए लार्ज स्पेस एरियाज होने चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल के लिए हो और फिर चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट के लिए हो। इसी तरह से फायर सेफ्टी मेजर जो है वो भी मैंडेटरी है अंडर द फैक्ट्री लॉ। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें, वो है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में जो भी आप फार्मेसी में वाटर यूज करेंगे वेरियस प्रोसेसेस के लिए, चाहे आपका ड्रग को साफ करना है या आपके किसी कल्पना का निर्माण करना है, उसमें जो भी वाटर यूज होगा या आपके कंटेनर्स को वॉश करना है, उस सारे वाटर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद ही अंडर द गाइडलाइंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। कंटेनर्स जो हैं, कंटेनर क्लीनिंग जो है वो एडिक्वेट जगह पे होनी चाहिए, जहाँ पे कि उसके लिए एक सेपरेट एरिया प्रोवाइड किया जाता है, क्लीनिंग एरिया फार्मेसी में। भट्टी सेक्शन जो है वो कवर्ड होना चाहिए बाय रूफ, टिन रूफ, और प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। चिमनी इन फैक्ट्री प्रिवेंशन ऑफ फ्लाइज एंड डस्ट इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस हमेशा रहनी चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, कहीं पे ऐसा ना हो कि आप अंदर भट्टी ऑन कर रहे हैं और पूरे जो फैक्ट्री प्रेमिसेस है उसमें धुआं इकट्ठा है। तो इसके लिए एक चिमनी जो है वो इंस्टॉल्ड रहनी चाहिए हमेशा भट्टी सेक्शन में, और वहाँ पे फ्लाइज या डस्ट आने की पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर फायर सेफ्टी मेजर्स शुड बी इंस्टॉल्ड देयर एटलीस्ट इन द भट्टी सेक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टोर्स। जो स्टोर्स प्रेजेंट होते हैं फार्मेसी में वो कहाँ और किस तरह के स्टोर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टोर जो जहाँ फार्मेसी होगी वहाँ सबसे पहला स्टोर जो है वो है रॉ मटेरियल स्टोर। रॉ मटेरियल स्टोर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, उसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू नेचर और द ओरिजिन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो उसमें पहला है जैसे मेटेलिक ओरिजिन के अगर प्रोडक्ट्स हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, नाग, वंग, ये सब हैं, तो इन्हें अलग से रखा जाएगा अंडर मेटेलिक ओरिजिन लेबल के अंडर। इस स्टोर में इनकी जगह रखने की जगह अलग होगी। मिनरल ओरिजिन के होंगे जैसे अभ्रक है, स्वर्ण मार्कशीट है, शिला जेतु है, ये सब है, इनको रखने की अलग से जगह होगी। एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट है जैसे कस्तूरी है या आपके श्रिंग है, तो इन्हें अलग से रखा जाता है। या घृत है उसे अलग से रखा जाएगा। फ्रेश हर्ब को बिल्कुल अलग रखा जाएगा। ड्राई हर्ब्स और जो प्लांट पार्ट्स होंगे उन्हें अलग रखेंगे। एक्सीपियंट्स को अलग, वॉलेटाइल ऑयल, परफ्यूम एंड फ्लेवर्स को अलग रखेंगे। प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को अलग रखेंगे। एक्सुडेट एंड रेजिन्स को अलग रखेंगे। तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं रॉ मटेरियल स्टोर के। इसी तरह से जो मटेरियल आएगा उसे लेबल भी किया जाएगा। उसके लेवल में उसका बैच नंबर, लॉट नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसाइनमेंट एटसेट्रा जो है अटैच की जाएगी, और साथ में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि ये कब कहाँ से लिया गया था सामान, किस तारीख को आया था, इसकी रॉ मटेरियल की टेस्टिंग के लिए सामान भेज दिया गया है। अब वो तभी फाइनल रॉ स्टोर में जाएगा जब उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। इट मीन्स कि वो उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है। उसी के बाद जो है उस सामान को आगे फर्दर भेजा जाए। नेक्स्ट जो हमारा इसमें एरिया है दैट इज पैकिंग मटेरियल एरिया। तो पैकिंग मटेरियल में जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेंगे उनको पैक करने के लिए बॉटल, जार, कैप्सूल्स जो है इनको स्पेशली ड्राई एंड क्लीन करके अलग से रखा जाता है। और फिनिश्ड गुड स्टोर जो है, फिनिश्ड गुड स्टोर में दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। वन इज क्वारंटाइन एरिया, अनदर इज अप्रूव्ड फिनिश्ड गुड स्टोर स्टॉक एरिया, और थर्ड इज रिजेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे क्वारंटाइन एरिया वो होता है जहाँ पे कि फाइनल प्रोडक्ट बिफोर टेस्टिंग रखा जाता है। प्रोडक्ट तो बन गया है लेकिन उसे अभी अप्रूवल नहीं मिला है कि वो स्टैंडर्डाइज्ड है या सब स्टैंडर्ड है। अगर इस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को आप क्वारंटाइन एरिया में रखेंगे। जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद ही उस प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे अप्रूव्ड फिनिश्ड गुड स्टॉक एरिया में ले जाया जाएगा। यदि वो वहां पे रिजेक्ट हो जाता है कि ये सब स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग है तो उसे रिजेक्टेड गुड स्टोर में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। इसी के साथ जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स और स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अरेंज करके रखा जाता है।
नेक्स्ट इज वर्किंग स्पेस। जहाँ पे काम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग होगी वो स्पेस कैसा होना चाहिए? तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो है उसमें इक्विपमेंट्स लॉजिकली और ऑर्डरली प्लेस्ड होने चाहिए। जैसे कि यदि कैप्सूल बन रहा है तो उसमें कैप्सूल बनाने के लिए जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे डी लगा हो, एसी लगा हो और उसमें कोई भी कंटेमिनेशन ना हो सके। या फिर वटी बना रहे हैं तो वटी बनाने की जो मशीन है पहले वो प्लेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो पॉलिशिंग मशीन जो पैन है वो प्लेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉलिशिंग जो पैन है वो पहले प्लेस्ड हो और वटी बनाने की मशीन बाद में प्लेस्ड हो, जिसके कारण जो है वो प्रोडक्शन में डिफरेंस आ सकते हैं। फैसिलिटीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि काम करना इजी हो, कोई टाइटनेस ना हो और साथ में सेफ एरिया हो, सेफ इनफ एरिया हो काम करने के लिए। नेक्स्ट इज द फैसिलिटी टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द मिक्सिंग अप ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो ड्रग्स जो एक जैसी दिखती हों वो गलती से भी मिक्सअप ना हो पाए, जिसकी वजह से आपके ड्रग जो है सब स्टैंडर्डाइज नहीं होती हैं या सबसे ज़्यादा डर रहता है मिक्सिंग अप ऑफ द ड्रग होने का। फैसिलिटीज टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ वन ड्रग बाय अनदर ड्रग दैट इज मैन्युफैक्चर्ड स्टोर्ड एंड हैंडल इन सेम प्रेमिसेस। तो बहुत सारी ड्रग होती हैं जो देखने में एक जैसी होती हैं, जैसे गुगलू है, शिलाजतू है, कई बार वर्कर्स नहीं पहचान पाते हैं कि ये ड्रग्स एक जैसी हैं या शोधन के बाद वो एक जैसी दिखने लगती हैं, जिसके कारण वो मिक्सअप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब मिक्सअप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उससे सब स्टैंडर्डाइज होना ड्रग का पॉसिबल रहता है। नेक्स्ट इज हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ द वर्कर्स। तो जितने भी वर्कर्स वहाँ काम करते हैं उन सब पे ध्यान रखा जाता है कि किसी को कोई भी कंटेजियस डिजीज तो नहीं है। यदि अगर उसको कंटेजियस डिजीज हो तो उसे वर्क काम पे उस समय पे काम पे नहीं रखना चाहिए या नहीं रखा जाता है। और उनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो कप जो घर से कपड़े पहन के आते हैं उन्हीं में फार्मेसी में एंटर तो नहीं करते। उनके हैंड्स हैं, ग्लव्स हैं, सिंथेटिक कवरिंग्स हैं, उन्हें एक्स्ट्रा कवरिंग्स दी जाती हैं। जैसे ही वो फार्मेसी में एंटर करेंगे उससे पहले वो अपने कपड़ों को चेंज करते हैं और फार्मेसी की यूनिफॉर्म वेयर अप करके हैंड्स में ग्लव्स और अपने बॉडी के एक्स्ट्रा कवर्स को लेकर फार्मेसी में एंटर करते हैं। इसी चीज़ के लिए सेपरेट लेबोरेटरीज जो हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए, मेन के लिए अलग और वुमेन के लिए अलग, और स्पेशल फैसिलिटीज रहनी चाहिए जहाँ पे कि वो अपने क्लोथ्स और कपबोर्ड्स और इन सब को रख सकें और अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकें। नेक्स्ट इज द मेडिकल सर्विसेज फॉर जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए मेडिकल सर्विसेज बहुत ज़रूरी होती हैं। उनका एनुअल मेडिकल चेकअप होता है, हर साल मेडिकल चेकअप चेकअप होता है कि किसी को कोई टीबी की बीमारी तो नहीं है या फिर ऐसी कोई डिजीज तो नहीं है जो कंटेजियस हो नेचर में। ऐसा ना हो कि जो मेडिसिन वो बना रहा है वही मेडिसिन बाद में किसी और डिजीज का कारण बन जाए। उनके फर्स्ट एड फैसिलिटीज अवेलेबल रहनी चाहिए ताकि किसी को भी अगर कोई हार्म होता है मशीन के कारण तो वहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटी एटलीस्ट अवेलेबल हो और उनका हेल्थ रिकॉर्ड जो है एम्प्लॉयज का वो पूरा मेंटेन रहे। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में स्पेशलाइज्ड ये है कि इक्विपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑपरेशन। जैसे आपको यदि आपका जो ड्रग प्रोडक्शन है वो 1000 केजीज का है तो आपकी मशीनरी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। जो आपकी मशीनरी है वो ऐसा ना हो कि 100 केजी प्रोडक्शन देती हो और आप जो आउटपुट दिखा रहे हो 1000 का आउटपुट दिखा रहे हो या आप उसे आउटपुट 1000 केजीज का लेने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी मशीनरी जो है उसका साइज जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड होना चाहिए। मशीनरी सुटेबल होनी चाहिए, चाहे वो मैनुअल ऑपरेटेड हो, सेमी ऑटोमेटिक हो या फुली ऑटोमेटिक हो। उसमें पाउडरिंग, बॉइलिंग, मैशिंग, बर्निंग, रोस्टिंग, फिल्टरिंग, ड्राइंग, फिलिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ये सब जो काम है ये सब आपके मशीनरी से होने चाहिए। और ये मशीनरीज जो है ऑर्डरली प्लेस्ड होनी चाहिए टू प्रोवाइड ईज इन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। वो वर्कर्स जो हैं वो आसानी से आगे पीछे जा सके, इतनी टाइटली मशीन अरेंज ना हो कि जिसकी वजह से मशीन को भी हार्म हो और किसी वर्कर को भी हार्म हो, या फिर जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो ना कर पाए। और उन्हें इन सबको जो मशीनरीज हैं उनकी क्लीनिंग, मेंटेनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एवरी मशीन शुड बी well known to the workers and should be laid down or checked very frequently.
द नेक्स्ट पार्ट इज मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में हमारे पास मेन जो रिकॉर्ड है वो है batch manufacturing record, another is distribution records, and last is record of market complaints। ये तीन आपके पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। फर्स्ट इज बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड एंड थर्ड इज कंप्लेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड का मतलब है कि जो भी कोई ड्रग मैन्युफैक्चर की गई है उस हर एक ड्रग में कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया गया, उस हर एक ड्रग के हर स्टेप पे टेस्टिंग हुई या नहीं हुई, टेस्टिंग लाइक टेस्ट, कलर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल टेस्ट, वो सब टेस्टिंग की गई है या नहीं की गई है, और उस बैच का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ है ये लिखा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड पे। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है यदि कोई भी ड्रग सब स्टैंडर्डाइज्ड पाई जाती है या किसी भी ड्रग में कोई कंप्लेंट आती है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड और बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के थ्रू आप उस ड्रग को पूरी मार्केट से कभी भी वापस मंगवा सकते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट होता है रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स में जो रजिस्टर है उसे मेंटेन किया जाता है जिसमें कि कंप्लेंट्स एज वेल एज करेक्टिव एक्शन जो लिए गए हैं, किसी भी कंप्लेंट को ठीक करने के लिए जो एक्शन लिए गए हैं उनके बारे में भी लिखा जाता है। और वंस इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने में एक बार जो है हर कंप्लेंट रिकॉर्ड को जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को भेजा जाता है। यदि कोई भी रिकॉर्ड ना हो तो उसमें लिख के भेजा जाता है कि कोई भी कंप्लेंट नहीं है, यदि कोई कंप्लेंट हो तो उसका रिकॉर्ड जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को भेजा जाता है। ये रजिस्टर जो है हमेशा अवेलेबल होना चाहिए ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, और यदि कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसको जो है एनपीआरसी एएसयू को भेजा जाता है, नेशनल फार्माको विजिलेंस रीजनल सेंटर फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। नेक्स्ट जो है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। तो हमने पहले मैन्युफैक्चरिंग एरिया, फैक्ट्री प्रीमिसेस, कैसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इन सब के बारे में अभी हमने डिस्कशन कर ली है। तो नेक्स्ट पार्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में लाइसेंसी जो है उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है एक क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन बनाने के लिए जो कि मैंडेटरी है अंडर गवर्नमेंट। या तो वो अपने फार्मेसी में क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाएंगे या फिर जो गवर्नमेंट की अवेलेबल क्वालिटी कंट्रोल लैब है वहां पे अपने ड्रग्स भेजेंगे टू टेस्ट की सब ड्रग्स जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई हैं। इसका मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड इज 150 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाने के लिए। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए सैंपल्स होने चाहिए, रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए और रेफरेंस सैंपल्स होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाने चाहिए, और जो भी कोई ड्रग बना हो, जिस भी ड्रग का फाइनल प्रोडक्ट हमें अप्रूव करके भेजा है उसका रिकॉर्ड हमें नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, मिनिमम फॉर 3 ईयर्स तक अपने पास रखना मैंडेटरी होता है। फार्मेसीज जो कि पेटेंट और प्रोप्राइटरी एएसयू ड्रग्स बनाती हैं वो अपनी खुद की स्पेसिफिक कंट्रोल्ड प्रोटोकॉल्स जो हैं या रेफरेंसेस जो हैं उन्हें फॉर्मुलेट करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देती हैं। द रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफिक मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन दैट इज भावना, मर्दन, पुट। तो जो भी जैसे कोई ड्रग जो है वो भावना, मर्दन या पुट के बाद बनती हो तो कितनी भावनाएं लगाई गई हैं, कितनी बार पुट लगाया गया है, कितनी बार मारन प्रोसीजर को किया गया है, ये सब जो है रिकॉर्ड में रखा जाता है अंडर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ as given in respective pharmacopoeias of ASU system of medicine published by government of India shall be compiled with। और जितने भी उसके क्वालिटी कंट्रोल के लिए बताए गए आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए बताए गए टेस्ट हैं उन सभी टेस्ट को करके उनकी रिपोर्ट्स को अटैच कर दिया जाता है हर प्रोडक्ट के साथ। जो रॉ मटेरियल हमें मॉनिटर करना होता है उसमें कितनी फंगल ग्रोथ तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो नहीं है, इन सबको मिनिमाइज किया जाता है बाय क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। इन क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन विल हैव एक्सपर्ट। उसमें कौन कौन रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड है, इज वन इज एएसयू एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक सिद्धा या यूनानी मेडिसिन के एक्सपर्ट, वन केमिस्ट एंड वन बॉटनिस्ट। ये मिनिमम रिक्वायर्ड है टू रन अ क्वालिटी कंट्रोल लैब। नेक्स्ट इज फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स
तो यहाँ हम स्टेराइल प्रोडक्ट्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेराइल प्रोडक्ट्स आयुर्वेद फार्मेसीज में बहुत कम बनाए जाते हैं, सिर्फ आई ड्रॉप्स जो हैं ज़्यादातर इसके अंडर आती हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग एरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट शुड बी सेपरेट एंड एनक्लोज्ड, बिल्कुल अलग होना चाहिए, नॉर्मल फैक्ट्री प्रेमिसेस के साथ नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, जो कि डस्ट फ्री हो, एसेप्टिक हो, मॉइस्चरलेस हो, और शुड हैव बैक्टीरिया फ्री एयर सप्लाई। और ये बैक्टीरिया फ्री एयर सप्लाई जो है वो बाय हेपा फिल्टर्स जो है अचीव की जा सकती है। नेक्स्ट इज फॉर द गाइडलाइंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रस औषधि। अभी आपको पहले बताया था कि नई सप्लीमेंट्रीज गाइडलाइन आ गई हैं जो कि रस औषधि के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि भस्म, सिंदूर, पिष्टी, कजली, खल्व रसायन, कुपीपक्व रसायन, परपटी, पोटली, सत्व और द्रुति कल्पना आते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो रिक्वायर्ड एरिया होता है 1200 स्क्वायर फीट, बट अगर रस औषधि सप्लीमेंट्री रस औषधि बनानी हो क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली तो उसके लिए 1500 स्क्वायर फीट एरिया मैंडेटरी है, और सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट फॉर रस औषधि भी मैंडेटरी है। So now we are moving on to the second part of our GMP schedule T, that is related to the equipments, machinery एंड एरिया रिक्वायर्ड। तो इसमें यहाँ बताया गया है कि मिनिमम कितना एरिया रिक्वायर्ड रहता है या कौन सी मशीनरी रिक्वायर्ड रहती है किसी भी कल्पना के लिए। तो इसे याद करने का बहुत आसान तरीका है कि इसमें आपको सिर्फ वो याद करने हैं जिसका कि एरिया 200 और 150 स्क्वायर फीट है। यदि आपको सभी कल्पनाओं के नाम याद हों तो आपको सिर्फ उन कल्पनाओं के नाम याद करने हैं जिनके लिए 200 स्क्वायर फीट एरिया या 150 स्क्वायर फीट एरिया का वर्णन किया गया है। जैसे चूर्ण, नस्य, मंजन, लेप, क्वाथ, चूर्ण, इनके लिए 200 स्क्वायर फीट एरिया है। कुपिक पक्व, क्षार, परपटी, लवण, भस्म, सिंदूर, करपू, उपू, पारा, इन सब के लिए 150 स्क्वायर फीट एरिया है। पानक, सिरप, प्रवाही क्वाथ और मनपकू पे 150 स्क्वायर फीट एरिया है, और आशा वरिष्ठ के लिए 200 स्क्वायर फीट एरिया है, और भट्टी के लिए 200 स्क्वायर फीट एरिया है। रेस्ट आपकी जितनी भी कल्पनाएं बचती हैं उन सब के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया जो है वो 100 स्क्वायर फीट एरिया बताया गया है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स भी साथ में दी गई है। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट में रिकमेंडेड इक्विपमेंट्स फॉर केमिस्ट्री सेक्शन अलग से बताए गए हैं, एंड फॉर फार्माकोकॉग्नोसिस सेक्शन अलग से बताए गए हैं। तो केमिस्ट्री सेक्शन में हमें रिक्वायर्ड होते हैं अल्कोहल डिटर्मिनेशन अपरेटस, वॉलेटाइल ऑयल डिटर्मिनेशन अपरेटस, बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन अपरेटस, मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन अपरेटस, रिफ्रैक्ट्रोमीटर, पोलैरीमीटर, विस्कोमीटर, मॉइस्चर मीटर, मफल फर्नेस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, मैग्नेटिक स्टेरर, हॉट एयर ओवन, रेफ्रिजरेटर, ग्लास स्टील डिस्टिलेशन apparatus, एलपीजी गैस सिलेंडर विद बर्नर, वाटर बाथ, हीटिंग मेंटल्स, टीएलसी apparatus, पेपर क्रोमेटोग्राफी apparatus, sieve size from 10 to 120, centrifuge machine, dehumidifier, pH meter, limit test apparatus। इसी की कंटिन्यूशन में फार्माकोग्नोसिस सेक्शन में बताया गया है माइक्रोस्कोप, डायसेक्शन माइक्रोस्कोप, माइक्रोटॉम, फिजिकल बैलेंस, एल्यूमिनियम स्लाइड ट्रेज, स्टेज माइक्रोमीटर, कैमरा लूसिडा जो कि प्रिज्म और मिरर के साथ हो, और 8 जो है वो है केमिकल ग्लासवेयर एक्सेट्रा। तो ये हमारे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं पार्ट बी में। तो इसी के साथ हमारा जीएमपी खत्म होता है। इस जीएमपी को पढ़ने का मेन मकसद है कि हम जीएमपी लेने से या जीएमपी के अकॉर्डिंगली काम करने से हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है फॉर इंश्योरिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। क्वालिटी मेडिसिन बनाने के कारण हम पूरे ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिलना आसान हो जाता है। Compliance of good manufacturing practices will increase the credibility of Ayurvedic medicine in general public। तो जितना भी पब्लिक में रिक्वायरमेंट होती है, सेफ कोई किसी को परेशानी होती है सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर, तो हम उसे मैचअप कर सकते हैं, और मैचअप करने के साथ साथ हम उन्हें इसके बारे में बता के या इसके द्वारा मेडिसिन बना के एक वेल स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रिपेयर करने के बाद हम मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हैं या अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
as this is a very important topic related to the syllabus of second year Rashastra and Vishajya Kalpana.